नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि विधि की नई नई जानकारी के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दर्शकों, आज की कानूनी जानकारी में हम जानेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसार गोत्रज और बंधु में क्या अंतर है। तो दर्शकों, अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गोत्रज अर्थात एग्नेट किसे कहा जाता है, विधि में इसको किस प्रकार से उल्लेखित किया गया है। तो गोत्रज दर्शकों, एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो। अब इसी बात को हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पुरुषों के माध्यम से रक्त या गोद के द्वारा संबंधित व्यक्ति गोत्रज कहा जा सकेगा। रक्त संबंधित पुरुष और नारी दोनों ही गोत्रज हो सकते हैं, परंतु यह संबंध पुरुष रक्त से ही संबंधित होना चाहिए। इसमें व्यक्ति के पूर्वज अर्थात पिता, पितामह आदि गोत्रज कहे जाएंगे। इसी प्रकार व्यक्ति के पुत्र, पौत्र आदि वंशज गोत्रज कहे जाएंगे, अर्थात पुरुषों के माध्यम से रक्त से संबंधित व्यक्ति ही उस व्यक्ति के गोत्रज कहे जाएंगे। नारी के माध्यम से संबंधित व्यक्ति गोत्रज नहीं कहे जाएंगे। अब इसी बात को हम एक वंशावली अर्थात वंश वृक्ष के माध्यम से इस प्रकार समझ लेते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने सबसे ऊपर जो लिखा है अमूल पुरुष, जो कि मृत हो चुका है। अब यदि अमूल पुरुष जो है वह मृत हो जाता है तो उसके मृत होने के बाद में उसके जो उत्तराधिकारी जो हमने यहाँ उल्लेखित किए हैं ब, स और द, जब ब, स और द ये तीनों पुत्र है तो ये अ के गोत्रज कहलाएंगे। और जब यदि ब के कोई पुत्र पुत्री नहीं है और द के भी कोई पुत्र पुत्री नहीं है, लेकिन स जो है उसके ई और उ दो पुत्र हैं, तो ऐसी स्थिति में ब के ई तथा उ तथा द के भी ई तथा उ जो भाई के पुत्र हैं वे इन दोनों ब और द के गोत्रज कहलाएंगे। इस प्रकार इस वंशावली अर्थात वंश वृक्ष में जिन लोगों का नाम उल्लेखित है जैसे अ, ब, स, द, ई, उ, ये सभी एक दूसरे के गोत्रज कहलाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी समझने की बात यह है दर्शकों कि यदि किसी व्यक्ति का संबंध सीधे पुरुष के माध्यम से रहता है तो वहाँ जो रिश्ता होता है वह गोत्रज का रिश्ता कहा जाता है। और यहाँ पर अ जो है वह मूल पुरुष है, उसका रिश्ता ब से सीधे पुरुष के रूप में है और स भी पुरुष के रूप में है और द भी पुरुष के रूप में है। और इसी प्रकार ई और उ जो है वह अ के पुत्र अर्थात जो पुत्र है वो पुरुष है और उसका पुत्र का पुत्र ई और उ है। तो इस प्रकार अ से संबंध ई और उ का पुरुष के माध्यम से है, इसलिए ई और उ जो है ये अ के गोत्रज है या उ और ई का गोत्रज अ भी है। अब हम दर्शकों समझ लेते हैं कि बंधु अर्थात कॉग्नेट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार किसे कहा जाता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जिस प्रकार से बंधु के बारे में उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। तो आइए समझ लेते हैं विस्तार से कि बंधु किसे कहा जाता है। पुरुषों के माध्यम से रक्त या गोद के द्वारा एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति गोत्रज कहे जाते हैं, किंतु जब दो व्यक्ति केवल पुरुष के माध्यम से रक्त या गोद के द्वारा संबंधित नहीं होते हैं, किंतु संबंध के लिए नारी माध्यम होती है, तो वे दोनों व्यक्ति एक दूसरे के बंधु कहे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति की पुत्री का पुत्र अ
और बहन की लड़की का पुत्र ब है तो दोनों अ और ब बंधु होंगे। शास्त्रीय विधि में जिस प्रकार बंधु की श्रेणी बताई गई है वैसा इस अधिनियम में नहीं बताया गया। इस अधिनियम से आशय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। अब दर्शकों, हम इस वंश वृक्ष अर्थात वंशावली के माध्यम से समझ लेते हैं कि बंधु किसे कहा जाता है। दर्शकों, हमने यहाँ पर सबसे ऊपर जो उल्लेखित किया है वह ए उल्लेखित किया है, जिसे मूल पुरुष माना है। ए के जो वारिस है अर्थात बी, सी और डी। बी पुत्र है, सी पुत्री है और डी भी पुत्र है। ऐसी स्थिति में जब सी का पुत्र एफ है और बी की पुत्री ई है और ई का पुत्र जी है, तो ऐसी स्थिति में बी, सी और डी ये ए के गोत्रज कहे जाएंगे। लेकिन इसके पश्चात कुछ परिस्थितियां और स्थितियां परिवर्तित हो जाएगी और आगे के जो रिश्ते कहे जाएंगे वे बंधु के रूप में इस प्रकार से माने जाएंगे। जैसे सी जो ए की पुत्री है उसका पुत्र एफ है, तो यहाँ पर एफ और ए का जो रिश्ता है वह आपस में बंधु का है, क्योंकि यहाँ पर बीच में पुत्री अर्थात महिला जो है वह एंटर हो जाती है। यदि पुरुष की बजाय कोई नारी के माध्यम से रिश्ता होता है तो उस रिश्ते को हम बंधु माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ ए का पुत्र बी है, लेकिन बी की पुत्री ई है और ई का पुत्र जी है, तो यहाँ पर ए और जी का जो रिश्ता है वह बंधु का माना जाएगा। इसी प्रकार डी जो ए का पुत्र है, लेकिन एफ और डी का जो रिश्ता है वह भी बंधु का माना जाएगा, क्योंकि डी की बहन सी है और सी का पुत्र एफ है। तो इस प्रकार डी का एफ से जो रिश्ता है वह उसकी बहन के माध्यम से, उसकी बहन का पुत्र एफ है और बहन सी है और वह नारी है, इसलिए नारी के माध्यम से जो रिश्ता बताया गया है वह बंधु का रिश्ता माना जाएगा। इसी प्रकार ए का पुत्र बी है और बी और एफ का जो रिश्ता है वह भी जिस तरीके से डी का रिश्ता था उसी प्रकार से रिश्ता है। बहन का पुत्र एफ है, इसलिए यह भी बी और एफ का रिश्ता जो है वह बंधु का माना जाएगा, अर्थात ये आपस में बंधु माने जाएंगे। तो दर्शकों, जहाँ पुरुष की बजाय रिश्ता नारी के माध्यम से होता है वह रिश्ता आपस में बंधु का रिश्ता माना जाता है, अर्थात उनको हम बंधु, एक दूसरे के बंधु कहते हैं। दर्शकों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार गोत्रज को प्रथम वरीयता का वारिस माना गया है, अर्थात उत्तराधिकारी माना गया है, तथा प्रथम वरीयता के उत्तराधिकारी के रूप में गोत्रज उपलब्ध न होने की स्थिति में ही बंधुओं को उत्तराधिकारी माना जाता है। तो दर्शकों, कैसी लगी आज की जानकारी? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।